संसद का बजट सत्र आज से हुआ शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह बजट हमारे अगले 5 साल के कार्य की दिशा तय करेगा। विपक्ष से दलगत राजनीतिक से ऊपर उठकर देश के लिए समर्पित होने का किया आग्रह। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र के पहले दिन लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण किया पेश। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी की वृद्धि दर 6.5 से 7% के बीच रहने का लगाया अनुमान। कड़ी सुरक्षा के बीच जलाभिषेक ब्रज मंडल यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से हुई संपन्न। मुस्लिम समाज के लोगों ने श्रद्धालुओं का जगह जगह किया भव्य स्वागत। और सावन के पहले सोमवार के अवसर पर शिवालयों में बम बम भोले के जयकारों की गूंज। प्रदेश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक करके पूजा अर्चना। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। आज से संसद का बजट सत्र शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल पेश किए जाने वाला बजट अमृत काल का महत्वपूर्ण बजट होगा। उन्होंने कहा कि यह बजट सरकार के इस कार्यकाल के 5 वर्ष की दिशा तय करेगा। यह 2047 के विकसित भारत अभियान के सपने की नींव बनेगा। बजट सत्र से पहले संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने फैसला दे दिया है और सभी राजनीतिक दलों को मिलकर अगले 5 सालों के लिए देश के लिए खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कथित रूप से नकारात्मक राजनीति करने वालों के लिए विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी विफलता से छिपने के लिए संसद के समय का भी इस्तेमाल किया है। 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। हर देशवासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। पिछले संसद सत्र को बाधित करने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्षी दल ने संसद में सत्ता पक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की। लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जनता को दी गई गारंटी को लागू करने की दिशा में कार्य कर रही है। बजट सत्र देश की लोकतंत्र यात्रा का महत्वपूर्ण गंतव्य बनेगा। प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से दलगत राजनीति से ऊपर उठने और अगले 4.5 वर्ष के लिए अपने आप को देश के लिए समर्पित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनवरी 2029 के चुनावी वर्ष में दल राजनीति कर सकते हैं, लेकिन तब तक सभी को देश, युवा व किसानों के सशक्तिकरण में शामिल होना चाहिए। जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। ये सदन संसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा के लिए है।
आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5 से 7% के बीच रहने का अनुमान लगाया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट सत्र के पहले दिन लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023 से 25 में अनिश्चित वैश्विक आर्थिक निष्पादन के बावजूद घरेलू वृद्धि कारकों ने आर्थिक विकास में मदद की है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि व्यापार और सेवाओं के निर्यात में बढ़ोतरी की संभावना है। इसमें यह भी कहा गया है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा सामान्य वर्षा के पूर्वानुमान व दक्षिण पश्चिम मानसून के संतोषजनक प्रसार से निज क्षेत्र के उत्पादन में निशार की आवश्यकता है। इससे ग्रामीण मांग बहाल करने में मदद मिलेगी। सर्वेक्षण के अनुसार जीएसटी और आईबीसी जैसे ढांचागत सुधार भी परिपक्व हो गए हैं व उनके वांछित परिणाम मिलने लगे हैं। 23-24 Economic Survey 23-24 Statistical Appendix। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नीट यूजी पेपर लीक का देश भर में केवल एक मामला पटना में सामने आया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई मामले की जांच कर रही है और ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने विपक्ष के इन आरोपों का खंडन किया कि देश में पेपर लीक की घटनाएं बार बार सामने आई हैं। उन्होंने सदन को बताया कि नीट व यूजी परीक्षा के लिए बनाए गए 4,700 परीक्षा केंद्रों में से केवल एक स्थान पर विसंगतियां और भ्रष्टाचार के मामलों का पता चला है। Recommended for a single examination in all India level. Primary at first this examination was conducted by CBSE. Subsequently the new agency, National Testing Authority, has been assigned to conduct this examination. This is a continuous process. From the 2010 onward, this debate is on. Those who have decided to conduct that examination in those days, today, due to political reason, they are putting fingers. Today, there is categorical answer from government. Due to Supreme Court's guidance and the instruction, single examination, All India Pattern Examination is very successfully on. इससे पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ये मामला उठाते हुए आरोप लगाया कि देश की परीक्षा प्रणाली में बहुत गंभीर समस्या है। उन्होंने इस मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि देश में लाखों विद्यार्थी परीक्षाओं और अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, आरएसपी के श्री एन.के. प्रेमचंद्रन सहित कुछ अन्य विपक्षी सांसदों ने भी आज सदन में पेपर लीक का मामला उठाया। उधर राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने बजट सत्र के पहले दिन कांग्रेस, वामपंथी दलों, टीएमसी और अन्य दलों के स्थगन प्रस्ताव के नोटिस खारिज कर दिए। इन दलों ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा के मार्ग में दुकानों पर कथित रूप से उनके मालिकों और कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने को लेकर स्थगन प्रस्ताव पेश किया था। नूंह में आज कड़ी सुरक्षा के बीच निकाली गई जलाभिषेक ब्रज मंडल यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। यात्रा के दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस का कड़ा पहरा रहा। यात्रा नलहड़ेश्वर मंदिर में जलाभिषेक के बाद शुरू होकर पुन्हाना के सिंगार श्रृंगेश्वर महादेव मंदिर में संपन्न हुई। यात्रा 80 किलोमीटर लंबी थी, जिसके लिए प्रशासन ने 5 घंटे का समय तय किया था। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने आज शाम 6 बजे तक इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी थी। नूंह में 2000 पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई है। अरावली की पहाड़ियों की ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। यात्रा के दोनों तरफ से पुलिस के प्रबंध किए गए हैं। नूंह के लोगों ने हिंदू मुस्लिम एकता की भावना को बल देते हुए यात्रा का जगह जगह पर मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने श्रद्धालुओं पर फूल बरसाकर उन्हें गले भी लगाया। मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो पहले हुआ ऐसा, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा, ना हुआ कभी। मेवात का भाईचारा कायम रहे, ये हमें दिखाना है। पहले भी दिखाते आए हैं, आज भी दिखाएंगे और आगे भी दिखाते रहेंगे। यही हमारी कोशिश। ना कभी हमारे अंदर पहला मनमुटाव था ना।
खेल एवं पर्यावरण मंत्री संजय सिंह ने कहा कि मेवात में सदियों से भाईचारा है। यहाँ सभी वर्गों के लोग सभी त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं। आज मुस्लिम समाज भी यात्रा में बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहा है। वहीं उपायुक्त धीरेन्द्र खड़खड़ा ने दिन भर की गतिविधियों पर नजर बनाए रखी। उन्होंने कहा कि दिन भर शांतिपूर्ण माहौल रहा। पर हमारे मेवात के लोग यात्रा का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं कहूँ बहुत अच्छा भाईचारा है आपस में। हम काफी एक दूसरे त्योहारों को मिलकर के मनाते हैं। और जहाँ तक यात्रा की बात मैं करूँ, हमारे मेवात में जो शिव जी बोले हैं वो दादा आदम हमारे मुसलमान भाई मानते हैं, और हमारी दादी पार्वती को दादी हवा के उसे कहते हैं। तो कहते हैं हमारे जो पूर्वज, हमारे जो महापुरुष एक थे और जो हम एक की संतान है, लेकिन किन्हीं कारणवशों से उनको जो करना पड़ा। लेकिन मैं कहता हूँ जितना भाईचारा हमारे मेवात में किसी इलाके में इतना भाईचारा नहीं दिखाई देगा। एक ऐसा मिसाल पेश करना चाहते हैं जो कि दुनिया को दिखा सके कि वो एक शांति प्रिय है, और जो एक हादसा हुआ था पिछली बार उसको वो दोबारा रिपीट ना हो, और इसका एक बहुत दिखा है। मैं आके चेक किया है सुरक्षा व्यवस्था का, और यहाँ पर अभी कोई तकलीफ की बात नहीं है, सारा पीसफुल चल रहा है। और आने वाले समय में समझता हूँ कि बड़ा पीसफुल से ये पूरा जो आज का दिन है निकलेगा। यात्रा में शामिल होने पहुंचे पटौदी के महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव महाराज ने कहा कि इस बार हिंदू मुस्लिम की एकता का संदेश पूरे देश में गया है। पहले सोमवार को यात्रा चलती है, अब नल्लड़ से चलकर के फिरोजपुर झिरका होते हुए जाकर के श्रृंगार में पूरी होगी, समाप्त होगी। तो आस्था का देश हमारा भारतवर्ष है, लोग आस्थावान हैं। तो ऐसे प्यारे संकल्प को लेकर चलते हैं। है सारा सद्भावना का, समरसता का, कि लोग मिलजुल करके रहें, प्रेम प्यार से रहें। क्योंकि कोई भी पर्व है, त्यौहार है, वो अच्छी ही प्रेरणा देते हैं। और हम भी लोगों से यही कहते हैं कि लोग मिलजुल करके रहें। भारत की धरती पर सब आए हैं, परमात्मा ने भेजा है, तो हम अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए परमात्मा को मानते हुए नेकियां कमाएं, अच्छी राह पर चलें। प्रभु सब पर कृपा करें मेरे भाई। समूची ब्रज मंडल में सोमवन के सोमे पहले सोमवार के अवसर पर शिवालयों में बम बम भोले के जयकारों की गूंज है। सोमवार तड़के ही शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की लंबी कतारें लग गई। सावन मास के पहले सोमवार को आज अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी। भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहला सावन मास है। मध्य रात्रि से ही अयोध्या पहुंचे हुए श्रद्धालु सरयू नदी में डुबकी लगाकर कनक भवन, हनुमानगढ़ी व राम जन्मभूमि मंदिर सहित सभी प्रमुख मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं प्रदेश में सावन के पहले सोमवार के अवसर पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। कैथल के महाभारत कालीन प्राचीन 11 रुद्रीय शिव मंदिर में सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगनी शुरू हो गई। श्रद्धालुओं ने श्रद्धा के साथ भगवान शिव के 11 रुद्रों पर बम बम भोले के जयकारों के साथ जल अर्पित किया और सभी के सुख समृद्धि की कामना की। पुजारी पंडित मुनिंदर मिश्रा ने कहा कि हिंदू ग्रंथों में सावन महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना और आराधना करने को बहुत ही शुभ व फलदायक माना जाता है। दूध से, कोई दही से, कोई शहद से, कोई घी से, अनेक तरह से अपनी मनोइच्छा के लिए भगवान भोलेनाथ का 11 रुद्रों का पूजन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं और बड़े उमंग के साथ यहाँ पर आकर के आशीर्वाद ले रहे हैं। जो भी भक्त जो भी अपनी मनोकामना मान कर आता है उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। वहीं श्रद्धालुओं ने कहा कि भोले बाबा की सावन माह में पूजा करने से श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आप साक्षात दर्शन यहाँ पर मिलेंगे और साक्षात जो भी आप मनोकामना मन के अंदर रखोगे वो भगवान सच्चे मन से आओ उसकी साक्षात पूरी करते हैं। मतलब 41 दिन का यदि आप इसका नियम पुगा लो, 41 दिन में जो आपकी भावना होगी कभी पीछे नहीं हट सकते। दूर दूर से लोग आते हैं। हमने ऐसे लोग देखे हैं जिसके पास कुछ भी नहीं था, जिसके बच्चे नहीं थे, कोई चीज़ नहीं थी, वो सब मनोकामना उनकी पूरी की है। खुशी होती है भोलेनाथ के मंदिर में। हाँ सच है, हमारे इस मंदिर को छोटा काशी कहा जाता है और इनकी बहुत मानता है। और जो भी दिल से इनकी भक्ति पाठ पूजा करता है वो मन वांछित फल पाता ही पाता है यहाँ पे। और हमारा तो बड़ा मन खुश होता है और हम हर रोज़ ही बाबा के दरबार में आते हैं और घर पे पता नहीं कुछ होता है नहीं, यहाँ पे आके बड़ी शांति मिलती है। ऐसे लगता है जैसे हम स्वर्ग में बैठे हैं भोलेनाथ के चरणों में बैठ के। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है।
सनातन धर्म में श्रावण मास को भगवान शिव की भक्ति के लिए विशेष माना गया है। शिव भक्तों को इस महीने का बेसब्री से इंतजार रहता है। सोमवार का दिन चंद्र ग्रह का होता है और चंद्रमा के नियंत्रक भगवान शिव होते हैं। इस दिन पूजा करने से न केवल चंद्रमा बल्कि भगवान शिव की कृपा भी मिल जाती है। जींद के मंदिरों में पूजा करने आए शिव भक्तों ने बताया कि इस बार सावन की शुरुआत सोमवार से हो रही है, जो कि अत्यंत खुशी की बात है। पहला सोमवार है। आज भक्तों के मन में शिव पूजन के लिए विशेष चाह है। आज भक्त लोग बहुत संख्या में यहाँ शिव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए आते हैं। बेलपत्र आदि शिव पूजन करते हैं। शिव पूजन करने से मनोकामना पूर्ण होती है। कई माताएं बहनें सोमवार का व्रत करते हैं श्रावण का, वो भी आज से शुरू कर रहे हैं। पहला सोमवार आज है, इसलिए भक्तों की भीड़ लगी हुई है। सब भक्त श्रद्धा भक्ति के साथ यहाँ जल चढ़ाने आ रहे हैं और शिव जी की पूजा करके शिव जी का आशीर्वाद कृपा प्राप्त कर रहे हैं। आज सोमवार है जी, पहला सावन का महीना है, लगा है, सोमवार का दिन है जी, आज इसलिए भी है। आज श्रावण का पहला सोमवार है। इस सोमवार पर विशेष रूप से भीड़ रही है और भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और भगवान शिव सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। ये स्वयंभू हैं, स्वयं अपने आप ही यहाँ पर स्थापित हुए हैं। उधर फरीदाबाद के मंदिरों में सावन के पहले सोमवार के अवसर पर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला। लोगों ने शिव मंदिरों में जलाभिषेक करके देश व प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। शिव भक्तों ने कहा कि आज उन्होंने व्रत रखा है व इस दिन व्रत रखने पर भगवान शिव भक्तों के जीवन को खुशियों से भर देते हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि सावन में शिव की पूजा करने से व्यक्ति पर लगा हुआ चंद्र दोष समाप्त हो जाता है। सोमवार में श्रावण के 5 सोमवार पड़ेंगे और सोमवार की पूजा करने से जो महत्व की प्राप्ति होती है, सबसे प्रथम तो चंद्र दोष, जो राशि पर चंद्र दोष लगा हुआ है वो चंद्र दोष खत्म होता है। इसमें पूजा करने का महत्व है। दूध, गंगाजल, दही, शहद, पंचामृत बना करके भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। जो भी शिव की आराधना प्रेम और भाव और भक्ति के साथ में करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। जैसे बाबा करवा दे वैसे ही पूजा कर दी है अपने सीधे मन पे और ये आग के पत्ता और बेलपत्र, केला और जल, दूध, जल चढ़ाओ, भोले बाबा को जितना खुश कर सको उतना खुश करो, सुख शांति बनाए रखे भोले बाबा। और आज मुझे पूजा करके बहुत अच्छा लगा। मैं हर सावन में रखती हूँ और पूरे महीने रखती हूँ। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोरी ने भी आज सावन के पहले सोमवार के अवसर पर शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को श्रावण माह की शुभकामनाएं देते हुए सुख व समृद्धि की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि भगवान शिव आज के दिन सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने करनाल में अपने 2 दिवसीय दौरे के तहत आज अनेक सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रमों में शिरकत की। करनाल के ब्रह्म कुमारी आश्रम में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि करनाल वासियों ने संसद और करनाल विधानसभा में बड़े बहुमत से 2 कमल के फूल खिलाए हैं। मुझे इन सभी का धन्यवाद करने का मौका मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में तीसरी बार बड़े बहुमत के साथ कमल का फूल खिलेगा। करनाल से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। भर्ती रोको गैंग कांग्रेस द्वारा खड़ा किया गया एक षड्यंत्र है। वे नहीं चाहते कि युवाओं को बिना पर्ची व खर्ची के नौकरी मिले। कांग्रेस अपने कार्यकाल में युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई। आजकल कांग्रेस के नेता बात बात पर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस को अपने कार्यकाल का हिसाब जनता के सामने रखना चाहिए। कांग्रेस जिस प्रकार झूठ फैलाने का कार्य कर रही है वह लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। जो विधानसभा और लोकसभा के अंदर बहुत बड़े मैंडेट से यहाँ से दोनों कमल के फूल खिलाए हैं, मुझे उन सभी का धन्यवाद करने का ये मौका मिल रहा है। और आने वाले समय के अंदर हरियाणा में तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलेगा। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने ही मुझे कुरुक्षेत्र से यहाँ लाए हैं।
देखिए, वो भर्ती रोको गैंग कांग्रेस के द्वारा खड़ा किया गया वो एक इस प्रकार का षड्यंत्र है और वो नहीं चाहते कि युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार मिले। वो उसमें लगातार बाधा बने हुए हैं। आजकल वो झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। मैं तो बार बार इस बात को बोलता हूं कि वो बताएं तो हमने इतना रोजगार दिया है। और कांग्रेस जिस प्रकार से झूठ फैलाने का काम कर रही है, ये लंबे समय नहीं चलता मामला इनका। कल पेश होने वाले केंद्रीय बजट के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि यह अमृतकाल का बजट होगा। मेरे विचार में यह बजट देश की आकांक्षाओं और उम्मीदों पर पूरा खरा उतरने वाला बजट है। यह विकसित भारत की मजबूत नींव रखने वाला बजट होगा। इससे देश के हर वर्ग को लाभ मिलने वाला है। वो अमृत काल को लेकर के वो बजट होगा। देश की अपेक्षाओं पर, देश की आकांक्षाओं के ऊपर ये पूर्ण रूप से 100% खरा उतरने वाला बजट है। ये विकसित भारत का मजबूत नींव रखने वाला ये बजट होगा और इससे देश के हर वर्ग को, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मध्यम वर्ग है, चाहे उच्च वर्ग है, हर वर्ग को इस बजट से लाभ मिलने वाला है और मजबूती से भारत देश आगे बढ़ने वाला है। मैं ये देखता हूं कि इस विकसित भारत अमृतकाल के अंदर जो ये बजट है, ये बजट भारत को आगे बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने कल फरीदाबाद में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत में उदय भान ने कहा कि इस कार्यालय के माध्यम से कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार होगा। वह 10 साल के कुशासन का हिसाब मांगने के साथ साथ घर घर तक कांग्रेस की नीतियों का प्रसार भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव घोषणा पत्र को लेकर उनकी बैठक चल रही है और लोगों की राय लेकर उनको घोषणा पत्र में शामिल भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 75 पार का झूठा नारा दिया था, लेकिन कांग्रेस आने वाले चुनाव में 70 से अधिक सीटें जीतेगी। ईडी के सवाल पर उन्होंने कहा कि जहां जहां चुनाव होंगे वहां पर ईडी का इस्तेमाल होगा। कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल पर उन्होंने कहा कि गुटबाजी को लेकर आप अनिल विज से पता करें। हमारी पार्टी में कोई भी गुटबाजी नहीं है। 75 पार से लोगों को भरमाया था, धोखा दिया था और उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा। आम जनता जानती है जहां जहां चुनाव होंगे, जो इनका एक बहुत बड़ा जो हथियार के रूप में ईडी को, सीबीआई को विपक्ष के खिलाफ जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारा जनता जान चुकी है। गुटबाजी है, आप पता करो, उसे अनिल विज से पता करो। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस बिल्कुल एकजुट है। उधर जजपा नेता अजय सिंह चौटाला ने कल सिरसा में विधानसभा चुनावों का बिगुल बजाते हुए डबवाली शहर में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि कार्यकर्ता ही किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं। जेजेपी में टिकट का बंटवारा कार्यकर्ताओं से पूछकर किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस व भाजपा पर भी निशाना साधा। या किसी के बहकावे में आकर के दूसरी तरफ चला गया, या भावनाओं में बह करके चला गया, या कांग्रेस के नारों में आकर के इधर उधर हो गया, उन सबको गले लगाना है। हमने सबको साथ लेना है। ये तो बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, हमने तो ईमानदारी से सबका साथ लेना है। सबका साथ मिलेगा तभी काम चलेगा। यही कहने के लिए आपके बीच में आया था कि आज से आप जुट जाओ, अब विधिवत रूप से ये जिम्मेवारी आपकी है। केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर लगा हुआ प्रतिबंध हटा लिया है। नवंबर 1967 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय ने यह प्रतिबंध लागू किया था। भारतीय जनता पार्टी की सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ प्रमुख अमिल मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 58 वर्ष पहले जारी यह असंवैधानिक आदेश मोदी सरकार ने वापस ले लिया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ सहित कई राज्य सरकारों ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस से जुड़ने पर लगी हुई पाबंदी पहले से ही हटा दी है।
कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कल यमुनानगर के प्रताप नगर में खंड कृषि कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि इस कार्यालय के बनने से किसानों को काफी सुविधा होगी। किसान कल्याण के लिए प्रदेश सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं। किसानों को कम लागत में फसल का उचित मूल्य दिलवाना सरकार का प्रयास है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे फसल अवशेष नहीं जलाएं। फसल अवशेषों को जलाने से भूमि बंजर बन जाती है। किसानों को फसल अवशेषों के लिए निस्तारण के लिए उचित प्रबंध करना चाहिए। उन्होंने बताया कि जल्द ही किसानों की विभिन्न समितियां गठित की जाएंगी। एक समिति में 20 किसानों को शामिल किया जाएगा। यह समिति अन्य किसानों से बातचीत कर उन्हें कीटनाशकों के प्रयोग को खेतों में कम करने व फसल अवशेष प्रबंधन की जानकारी देने का काम करेगी। साथ ही खेती के अन्य विषयों पर किसानों को जानकारियां भी उपलब्ध करवाएगी। वहीं पर कृषि कल्याण सम्मेलन में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में हरियाणा मेडिकल काउंसिल की तर्ज पर हरियाणा कृषि समिति का गठन किया जाएगा। इससे कृषि व कृषि संबंधित अन्य कार्यों को सुचारू रूप से नियंत्रित किया जा सकेगा। सरकार का यह कदम हरियाणा में कीटनाशकों के उपयोग को कम करेगा व साथ ही कृषि की बढ़ती लागत से किसानों को राहत भी दिलाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि सामग्री की गुणवत्ता जांचने के लिए प्रदेश में हाईटेक प्रयोगशालाएं भी बनाई जाएंगी। कर्ण नगरी के अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज निशांत देव ने पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा हासिल कर लिया है। निशांत ने बॉक्सिंग का पहला पाठ भी घर से ही सीखा है। निशांत के पिता पवन कुमार उनकी जीत के लिए उम्मीद से भरे हुए हैं। उन्होंने निशांत को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उसका समर्पण, दृढ़ता और अदम्य भावना प्रेरणादायक रहती है। मुझे पूरा विश्वास है कि वह स्वर्ण पदक जीतकर पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करेगा। निशांत की बचपन से ही मुक्केबाजी में रुचि थी। उनका पहला मुकाबला 28 जुलाई को होगा। पहले भी उसके कई अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का उन्होंने परचम लहराया है। पिछली बार निशांत दुर्घटना होने के कारण इस उपलब्धि से चूक गया था, लेकिन इस बार वह ओलंपिक में अवश्य देश को पदक दिलवाएगा। निशांत की माता प्रियंका खुद भी एक एथलीट रही हैं। उन्होंने बताया कि जब निशांत खेलकर घर आता था तो वे उसके लिए बादाम घोटकर तैयार रखती थी। निशांत हमेशा स्कूल के खेलों में प्रथम आता था। वहीं निशांत के दादा कृष्णदेव ने कहा कि पूरे परिवार का आशीर्वाद उसके साथ है। इसने हर गेम में इसने भाग लिया स्कूल में, और उसके बाद फिर धीरे धीरे परिवार में बॉक्सिंग का माहौल था ही। वैसे कर चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल या प्रोफेशनल लेवल में रहा हो, उसको देखते हुए आगे बढ़ा। और हम इसने हमेशा अपने आप को चैंपियन देखा है। और उसने अपने दीवारों पे अपने टारगेट बनाया हुआ है। अभी आज मैं इस स्थान पे खड़ा हूँ और मैं 2 दिन बाद अगले ओलंपिक के बाद यहाँ आऊंगा। इसके बाद क्योंकि उसकी मेहनत, दिन रात की मेहनत कर रहा है और पिछले 7 वर्षों से घर से बाहर है वो, तो उसी के दम पे बोल रहा है कि मैंने इतनी मेहनत की है कि मैं ये कुछ करके दिखाऊंगा, गोल्ड लेके आऊंगा। मैं वर्ल्ड चैंपियन भी मेडल लेके आए थे वो, और हमें उम्मीद है अब के गोल्ड लेके आएंगे। और बच्चे ने बचपन से बहुत मेहनत की है और सारे परिवार का ये आशीर्वाद है, उसके साथ मेहनत करी। मतलब मेरे बेटे ने, पवन ने, बड़ा उसका हाथ है। सुबह 4 बजे उठ के स्टेडियम में लेके जाना, फिर शाम को लेके आना, मतलब बहुत मेहनत की। मेरे बच्चे ने भी बहुत मेहनत की, पत्ते ने। तो हमें उम्मीद है कि वो बाबा के जो उसने कह रखा गोल्ड लेके आएगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पूरा परिवार बहुत खुश है। मैं भी बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा जीत के आए और गोल्ड लेके ही आए। तो उस टाइम तो ये स्टेडियम में जब अब जाता है निशांत, पहले मैं जाती थी, ऐसा कुछ सुविधा नहीं थी। अब तो काफ़ी सुविधा हो गया स्टेडियम में, पर मैं गांव में से स्टेडियम में खेलने आती। तो भी गेम लिए हुए थे और मैं उनमें फर्स्ट आती। मैंने तो सुबह उठ के 4 बजे स्टेडियम चला जाता था। जब वहाँ से आता था ना, उसके लिए मैं कुंडी सट्टे में बादाम का पानी फूट के रखती थी, 1 गिलास पीता था। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने उसके, फल फ्रूट भी, और बहुत सारी चीजें जो मैंने उसको निशांत की मुक्केबाजी की दुनिया में आता 2012 में शुरू हुई, जिसकी प्रेरणा उन्हें अपने चाचा से मिली। उनके चाचा भी एक पेशेवर मुक्केबाज हैं। अपने समर्पित कोच सुरेंद्र चौहान के मार्गदर्शन में उन्होंने करनाल जिले के कर्ण स्टेडियम में अपने कौशल को निखारा। इसी के साथ समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।